हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नई क्लास में। बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं मैथ का। ये क्लास नंबर 1 है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑलमोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि 4 मार्क्स या 6 मार्क्स वाले हैं। 4 या 6 अंक में पूछे गए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ध्यान रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। अब इस तरह से हम प्रैक्टिस सेट में देखिएगा, यहाँ पे ये आपकी क्लास नंबर 1 है इंपॉर्टेंट प्रश्न की। इसी तरह से हम मान के चलिएगा 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्लासेस करने वाले हैं आपके पेपर से पहले। आपका पेपर 27 फरवरी को मैथ का पेपर है। तब तक का हमारे पास 10 से 12 दिन है, जिसके अंतर्गत हम 10 से 15 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 10 से 15 क्वेश्चन सभी शामिल रहेंगे और सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इन सभी सीरीजों को देखने के लिए आपको हमारे वीडियो को लाइक करना होगा, ठीक है, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और आप वीडियो को देख पाइएगा। और अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर करिएगा अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। 50 में 50 आप लाना चाहते हैं, क्योंकि 20 नंबर एमसीक्यू है। 20 नंबर की एमसीक्यू, उसकी सीरीज हमारी अलग चल रही है। उसको अगर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाकर के उसको भी देख सकते हैं। एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हमने टारगेट रखा है 20 में से 20 लाने का। तो उसमें हम प्रैक्टिस सेट चालू कर दिए, प्रैक्टिस आपका करवा रहे हैं, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। ये आपका हमारा 50 में से 50 अगर आप लाना चाहते हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इस सीरीज से जुड़िए आप लोग और 50 में 50 आप अपने मार्क्स को सेव करिए। ठीक है, तो सभी प्रश्न को हम यहाँ पे करते हैं। चलते हैं अपने अच्छे पहले प्रश्न की तरफ में। अच्छा, जो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज है। इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा हम पेन का कलर चेंज करते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि बिंदु 5, 2, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज है। तो पहले तो एक त्रिभुज को ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया है ए, बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पर ए का मान लेते हैं, निर्देशांक 5, -2 है, ठीक है। बी का निर्देशांक 6, 4 है और सी का निर्देशांक हमारे पास है 7, -2 है, ठीक है। 7, -2। अब सम द्विबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है कि इसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। इसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, कोई दो भुजा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, भुजाओं की पहले तो लंबाई याद करते हैं। तो दूरी का सूत्र से आप इसको निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ए बी की दूरी, ठीक है। क्या निकाले, ए बी। तो ए बी बराबर क्या है, अब देखिए ए बी ये दिया गया है, जिसमें चाहे x1 मान लो, इसको x1 y1 और इसको मान लो x2 y2, ठीक है, x2 y2। इसको मान के लगाइएगा तो आपको फार्मूला पता होगा। अब फार्मूला हम एक बार लिख दे रहे हैं, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारे फार्मूला। अब इसमें रख दो आप, ठीक है। देखिए, तो हमारे पास में x2 क्या है, x2 हमारे पास में 6 है। 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है हमारे पास, y2 है -2, y2 हमारे पास में -2 और माइनस का फिर y1 कितना है, 4 है, ठीक है। क्या है, 4। सॉरी 1 मिनट, y2 कितना है, 4 है, y1 अपने पास है -1। हाँ, तो कितना है, y2 आपके पास -4 है और y1 कितना है आपके पास में, -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में हम यहाँ पर निकालेंगे इसको। तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 4 और 6 का जोड़ोगे आएगा 4 2 6, 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास √37, ठीक है, 36। √37 आ जाएगा। अब मात्रक नहीं दिए गए तो इसको इकाई में लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। ए बी का मान पता चल गया। अब इसी तरह से हम क्या निकाल लें, इसी तरह से हम बी सी का मान निकालेंगे। तो बी सी की वैल्यू निकालोगे तो अब डायरेक्ट हम मान रख रहे हैं, फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप लोग लिखिएगा एग्जाम में फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए, x2 हम मान लेते हैं, इस बार ये दिया गया ना, तो इसी को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो 6 में से 7 घटाना है, तो 6 माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस में फिर माइनस से प्लस का हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, -1 का होल स्क्वायर बचेगा और 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करोगे ये भी 1 ही आएगा और 6 का क्या हो जाएगा, 36 और ये आ जाएगा √37 इकाई, ठीक है। तो BC का मान भी कितना आया, √37। अब यहाँ से हमें सी ए का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, या AC का मान निकाल लेते हैं। तो AC के लिए भी वही फार्मूला लगेगा,
अब इस बार इसमें यहाँ तो चाहे किसी को एक को x2 y2 मान लेना, तो इसको मान लिया हमने x2 और इसको मान लिया y2। 7 में से हम 5 घटा रहे हैं तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 मतलब -2 में से माइनस का 2 कर रहे हैं तो 2 -2 एक -2 और माइनस माइनस में अगला क्या हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 में से 1 जाएगा क्या बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, तो वो तो 0 गया, तो 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर, और ये आपके क्या आ जाएगा 2। तो AC का मान कितना है 2 आया। ठीक है, BC का मान √37 और AB का मान √37। तो हमें तो यही प्रूव करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए हमें यहाँ पर क्या विशेषता मिली कि जो AB और BC है ये दोनों किसके बराबर है, √37 के बराबर है। ठीक है, मतलब AB और BC दोनों बराबर हैं, अतः ठीक है, अतः त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को देखिएगा ध्यान से, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है आपको समद्विबाहु त्रिभुज या कभी कभी समबाहु त्रिभुज दे देते हैं सिद्ध करने के लिए, तो आपको दूरी का फार्मूला लगा करके आपको ऐसा सिद्ध करना है। चलते हैं दूसरे प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं कि 2 अंकों से बनी संख्याओं का अंकों का योग 9 है, यदि संख्याओं के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, माना हमारी संख्या, ठीक है, माना 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 दो अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस का y है। ठीक है, जहां x दहाई का अंक है, क्या है दहाई का अंक, तथा y इकाई का अंक है। अब एक बात विशेष याद रखिएगा कि जब भी दो अंकों की संख्या के लिए बात करेंगे हमेशा आपको क्या मानना है, 10x प्लस का y मानना है। क्या मानना है, 10x प्लस का y। अब x आपका दहाई अंक हो गया, y आपका क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया, इसको बात है। अब लेकिन इसमें क्या करें, यहाँ से सुनिएगा अंकों के योग, तो यहाँ से प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या करें, अंकों का योग। तो अंक कौन कौन से है, x और y है, तो x प्लस y बराबर क्या है आपके पास में 9। ये आपके लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद में फिर से क्या करें कि यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए। अब देखिए हमारे पास जो संख्या थी वो थी 10x प्लस का y लिखा गया था। अब इसको कह रहे हैं आप लोग पलट दो, तो इनको पहले बराबर छिलो, इनको पलट दो, यानी x को y की जगह भेजो, y को x की जगह भेजो, तो हो जाएगा आपके पास में 10y प्लस का x हमने पलट दिया। तो पलट दिया तो इससे क्या हो गया, जो मूल संख्या है, ठीक है, जो नई संख्या बनी है वो मूल संख्या से 27 अधिक है। तो मूल संख्या ये थी, और ये आपके क्या है नई संख्या, और ये क्या है 27 अधिक है। ध्यान सुनिएगा, ये क्या है नई संख्या जो है मूल संख्या से 27 अधिक है। तो मूल संख्या आपके पास में थी, अधिक ये है। ठीक है, तो दोनों के बीच में हमने चिन्ह क्या लगाया, बराबर का लगाया है। अब यहीं पर आपको समझना है, कभी कभी यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, तो समझो पहले मूल संख्या आपके पास में क्या है, ये वाली, नई संख्या ये है, और ज्यादा कौन है, ये है। ठीक है, तो ज्यादा ये है तो बराबर का चिन्ह लगाया, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा 27। ठीक है, 27 को हमने क्या किया, घटा दिया, जिससे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दोनों की संख्या जो होंगी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे x को इधर लाते हैं तो 10x, और ये x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस में y, और ये 10y आएगा तो इधर में भी माइनस का 10y हो जाएगा, बराबर में माइनस का 27। 10 में से एक जाएगा, बचेगा 9x, प्लस में, और सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं बचेगा, y माइनस में है तो आपका -9y, बराबर में क्या बचेगा, माइनस का 27। ठीक है, 9 कामा ले लोगे तो x माइनस वाई बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का 27। x माइनस वाई बराबर में -27 बट्टे में क्या कर दोगे 9, ये कटेगा 9 3 27 माइनस का 3, यानी यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर में माइनस का 3, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 दोनों मिल गया। अब यहाँ से हम इस तरह से क्या होता है, समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें आसान दिख रहा है कि विलोपन विधि लगाएंगे। ठीक है, या तो आप प्रतिस्थापन लगाओ या तो विलोपन। तो समीकरण 1 और, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ने पर हम यहाँ पे इन दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने। ठीक है, तो जोड़ोगे आप यहाँ तो x प्लस वाई, ठीक है, क्या होगा, x प्लस वाई बराबर में क्या है 9 है, और ये x माइनस वाई बराबर में क्या होगा आपके पास में -3 होगा। ठीक है,
तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, और x जुड़ेगा, आ जाएगा 2x, 9 में से 3 जुड़ेगा, माइनस का 3 जुड़ेगा तो बचेगा 6। तो ये दो चीज से कटेगा, 2 3 6, x बराबर में क्या आ जाएगा, 2 सॉरी 3, x बराबर क्या आ जाएगा, 2 3 6। x का मान कितना आ गया आपके पास में, 3 आ गया। x का मान 3 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर जब इसमें रखोगे तो x प्लस वाई बराबर में क्या है, 9 है। 3 प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो वाई बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 3, तो वाई बराबर आ जाएगा आपके पास में 6। वाई का मान कितना आ गया, 6। एक्स और वाई का मान पता चल गया। अब हमारे पास में संख्या क्या थी, 10x प्लस का वाई था। तो संख्या 10x प्लस वाई थी, तो संख्या हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। अतः संख्या संख्या बराबर क्या है, 10, एक्स जहाँ पे क्या रखोगे 3, वाई जहाँ पे रखोगे 6, तो 10 3 30 प्लस का 6, यानी क्या आ जाएगा आपके पास में 36। कितना आ जाएगा, 36। तो हमारी संख्या वो कौन सी थी, 36 थी। क्या थी, 36। तो इस तरह से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान ये रखना है कि मानना क्या है, कि 2 अंकों के लिए हमेशा क्या मानोगे, 10x प्लस का वाई याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर आपका 3 कह रहे एक आदमी ने 3,250 रुपए का ऋण लिया। उसने पहले महीने में 20 रुपए दिया, फिर वह प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता जाता, तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ध्यान, पहले उसने ऋण कितना लिया, 3,250 इतने रुपए का, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, ये टोटल ऑफ द सम है, ठीक है। ये क्या है, उसका सम है, मतलब इतना कुल हम उसको ऋण चुकाना है। अब उसने पहले महीने में उससे 20 रुपए दिया, मतलब फर्स्ट आप इसने दिया 20 रुपए, फिर वह प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता जा रहा है, मतलब हर महीने वो 15 रुपए प्लस करेगा, तो 20, तो इस पहले महीने उसने 20 रुपए दिया है, तो अगले महीने 15 रुपए जोड़ेगा, तो 20 10 30 5 35 रुपए हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, 15 रुपए ऐड करेगा, ठीक है। तो अगली बार 15 रुपए ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से ये देता जाएगा, तो एक समय आएगा कि इसका पूरा ऋण 3,200 रुपए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये क्या बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है, सीरीज बन रही है, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो समांतर श्रेणी में, और ये क्या है, इसका टोटल समय, तो यही दिया गया, ये क्या है, एस एन है, ठीक है। एन नंबरों का योग है। ये आपके पास में क्या है, ए। यहाँ पे ए बराबर में क्या है, 20 है। डी बराबर में 15, हर बार 15 बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। एस एन का मान क्या दिया गया, 3,250। क्या ज्ञात करना है कि कितने माह में मतलब एन टर्म में, किस टर्म्स में ये ऋण पूरा कर देगा। तो एन का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, फॉर्मूला होता है एस एन बराबर में n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू, हमें ये पता होता है फार्मूला। एस एन दिया गया 3,250, एन का मान नहीं पता, 2a, ठीक है। तो 2 गुणे ए का मान पता है आपके पास में 20 है, 20 रख दिया, प्लस में एन का मान पता है नहीं पता, तो n-1, डी का मान पता है 15 में रख दिया, ठीक है। 2 को यहाँ पे भेजोगे, ठीक है, 2 को ऊपर यहाँ गुणा भेज देते हैं। तो 2 को यहाँ पे भेजोगे तो 2 से गुणा करने पर 2 जीरो में 0, 2 पंचे 10, 0 हासिल आएगा 1, और 2 दूनी 4 1 5, 2 3 6, ठीक है। 6,500 बराबर में एन, और ये हो जाएगा 20 दूना 40, और प्लस में इसको गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा क्या, 5n, सॉरी 5 नहीं, ये 15, ठीक है, 15। ये हो जाएगा कितना, 15n, और माइनस का क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। इधर में आपका 6,500 है, बराबर में n, और 40 में से 15 घटा दोगे कितना आएगा, 40 में से 15 घटाओगे आपका आएगा 25, 25 और प्लस का 15n। अब n में इस बार n का गुणा कर दोगे तो 6,500 बराबर में हो जाएगा आपके पास में 25n, और प्लस में 15n², ठीक है। इसको उधर भेज दो, और पूरा मतलब टर्म्स को एक द्विघात समीकरण के रूप में बनाओगे तो हो जाएगा आपके पास में 15n², और प्लस में 25n, और माइनस में हो जाएगा 6500 बराबर में 0। 5 से काट सकते हो इसको, तो 5 3 15, 5 5 25, और इसको 5 काटोगे तो 13 5 65 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा ये, तो आपके पास में जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा 3n² प्लस में 5n, और माइनस में आ जाएगा आपके पास में 1300 बराबर में 0। ये बन गया आपके पास में दो घात समीकरण। अब इस दो घात समीकरण को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्या लिखा गया, 3n² प्लस में 5n लिखा गया है, और माइनस में क्या है 1300 बराबर में 0। तो 1300 का गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। तो 1300 का गुणनखंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से करते हैं। 1300 का गुणनखंड करोगे तो पहले तो 2 से काटोगे, तो ये सीधा ऐसा करते हैं, पहले 13 से काट देते हैं, आसान हो जाएगा। तो 13 एकम 13, 13 जीरो में 0। अब इसको 2 से काट सकते हो, तो 2 पंचे 10, 2 जीरो में 0, 2 से काटोगे 25, और 5 काटोगे 5 पचम 25, और 5 एकम 5।
अब इन नंबर्स को क्या करना है, ऐसे पेयर में बनाना है कि यहाँ पर जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए। तो बनाते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, और 20 पंचे ऐसा बनेगा नहीं। ठीक है, 5 पचम 25, और 13 दूनी 26, ऐसा भी नहीं बनेगा। ठीक है, 5, 1 मिनट, 5 चौक 20, 5 पाँचम 25, तो सॉरी 1 मिनट, 3 यहाँ पे भी है ना, 3 भी, इस 3 को क्या करना पड़ेगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे एक गुणनखंड और आएगा आपके पास में, 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 3 आएगा। तो अब बनेगा। ठीक है, देखते हैं। तो 13 दूनी 26, उसके बाद में 26 दूना कितना होता है, 52। ठीक है, और 5 पचम 25 ने 75, ये तो ज्यादा हो गया इस तरह से। ठीक है, 5 15 है, ये बन जाएगा। ठीक है, 5 15, और 15 चौके 60 होता है, और 13 पचे 65, 65 और 60 बन जाएगा। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। इस तरह से हम बना सकते हैं। तो हो जाएगा 3n² प्लस में 65n माइनस में 60n माइनस का 1300। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 टर्म्स हो गए, ये 2 टर्म्स, इसमें जो कॉमन हो सके आप ले लो। ठीक है, तो 65 में 13 और 5 का गुणा यानी 3 कॉमन होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ n। n जैसे ही कॉमन हो गया आपका, यहाँ पे क्या बनेगा, 3n बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपके पास में प्लस का 65। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस का 3n बचाना है। तो 20 20 यहीं 60 होता है, 20 इसमें कॉमन ले लेंगे, माइनस का 20 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 3n, और प्लस में माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस में बचेगा आपके पास में 65। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस का 20, और अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3n प्लस का 65। ठीक है, और तो यहाँ पे इसको 0 बराबर करोगे तो n माइनस 20 बराबर में 0, n बराबर क्या आ जाएगा, 20, ये प्लस टर्म में आएगा। ठीक है, और यहाँ से टर्म्स निकालोगे तो 3n प्लस का 65 बराबर में आएगा 0, तो 3n बराबर में आ जाएगा माइनस का 65, तो n बराबर में आ जाएगा माइनस का 65 बटे में 3, और ये माइनस में टर्म्स आया। ठीक है, तो n का मान क्या होगा, प्लस में एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 20। n का मान कितना आएगा, 20 आएगा। यानी वो कितने महीनों में अपने ऋण चुका देगा, 20 महीनों में, n बराबर में 20, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। कोण मिति से कह रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर, सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लाना है। देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है आपके पास में, साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में लिखा गया है कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें देखो सिंपल से एक सर्वसमीकरण इसमें पता होती है अलजेब्रा का, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यही हमें यहाँ पर क्या करना है, टर्म्स लगाना है, इसी से आपको क्या हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर a प्लस बी ये साइन थीटा ए है, कॉसेक थीटा को बी मान लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक का। अब दूसरे टर्म्स को भी तोड़ते हैं यहाँ से, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए, सब चीज प्लस में, तो साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मिलाकर क्या लिख सकते हैं हम, एक लिख सकते हैं। इसको हमने क्या लिख दिया, एक लिख दिया। प्लस में यहाँ पे हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा। अब देखो, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हो, 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। प्लस में इसका उपयोग तो हमने कर ले लिया। अब यहाँ पे बचेगा क्या, इसका सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और प्लस में 2 कॉस थीटा, और गुण में सेक थीटा क्या लिख सकते हो, 1 बटे कॉस थीटा। देखो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, यहाँ पे साइन से साइन कटेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 1 कम 2, और यहाँ पे बचेगा 2 1 कम 2, ये बचेगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 1 कम 2। अब 1 और ये 2, 3 और 3 2 5, हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, 7 चाहिए, यानी अभी अभी कुछ और टर्म्स होगा, तो देखो इसको दोनों को बदलोगे, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूले में आ जाता है, एक सर्वसमीकरण होती है जिसमें कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा
और सेक को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 5 एक 6 और 6 एक 7, ये हो गया 7 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर इसी को लिखो 7 प्लस का tan स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया ये आपका राइट हैंड साइड, यही तुम्हें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, अब ये आपका क्या है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से इसमें आपको चित्र बनाना बहुत जरूरी है। चित्र आप बना ले तो अच्छे से, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब क्या कह रहे हैं, एक पतंग जो है 60 मीटर से उड़ रही है जमीन से। मान लो ये आपके पास में क्या है, जमीन का तल है, और यहाँ से हम 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग को मान लेते हैं। यहाँ पर पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना दिया गया हमें, 60 मीटर। कितना दिया गया, 60 मीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि पतंग से लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि से किसी बिंदु से बांध दी जाती है। अब इसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ से ऐसे डोरी को, इससे लगी डोरी को बांध दिया गया है। ठीक है, अब डोरी को बांध दिया गया तो भूमि के साथ में डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। कितना दिया गया है, 60 डिग्री, मतलब ये थीटा कितना है, 60 डिग्री। अब यहाँ पर आपको जो थीटा है वो 60 डिग्री दिया गया है, तो कह रहे हैं या मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात है। ये आपकी डोरी कह रहे हैं कि एकदम तनी हुई है। ठीक है, इसमें कोई ढील नहीं है, तो आपकी इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो ये कौन सी भुजा है, कर्ण है। और ये थीटा के सामने क्या होती है, लंब होती है। तो लंब बट्टे कर्ण किस में होता है आपके पास में, साइन थीटा में। तो आपको यहाँ पर यही लगाना होगा। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आप चाहे इसका नाम दे दो त्रिभुज को। ठीक है, ए बी, ठीक है, तो डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या है आपके पास में, AC। ठीक है, थीटा कितना है आपके पास में, 60 डिग्री है। तो सीधा फॉर्मेट लगाते हैं, क्या लगेगा आपके पास में, साइन। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, और लंब कितना है आपके पास में, ये BC है। क्या है, BC। कर्ण कितना है, AC है। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2। BC की लंबाई कितना है, 60 है, और कर्ण की लंबाई AC नहीं पता, यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर दोगे, आर पार का गुणा, आर पार का गुणा करोगे तो हो जाएगा √3AC बराबर में क्या हो जाएगा, 60 दूना 120। ठीक है, 60 दूना 120। हमें AC का मान चाहिए, तो AC बराबर हो जाएगा 120 बटे में √3। क्या हो जाएगा, 120 बटे √3। अब यहाँ पर इसका क्या कर दो, परमेयीकरण कर दो, √3 गुणे में √3। तो ऊपर आएगा 120 √3 बटे में 3, √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यह आ जाएगा 40। तो AC का मान कितना आ जाएगा, 40 √3 मीटर। ठीक है, कितना आएगा, 40 √3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 40 √3। अगर हाँ, अगर आपको यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि √3 का मान 1.732 ऐसा कुछ दिया गया तो आप मान रखोगे, नहीं तो आपको कोई जरूरी नहीं है मान रखने के लिए। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटे कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है, सबसे पहले उसको क्या करिए, मानिए। यहाँ पर हम मानते, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटे है। ठीक है, ये सपोज कर लो। तो दूरी कितना है, दूरी 180 किलोमीटर है। ठीक है, अब जो आपके पास में फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय से, इसी से लगाते हैं। तो चाल कितना है आपके पास में, x है। दूरी कितना है आपके पास में, 180 है। समय कितना नहीं पता, फर्स्ट कंडीशन में हमने मान लिया T1, मान लिया, क्या मान लिया, T1 मान लिया। ठीक है, तो T1 बराबर में क्या हो जाएगा, 180 बटे में x। T1 को हमने यहाँ पे भेजा, x को नीचे लेके आए। ये आपके लिए समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, जब आपके पास में साधारण चाल थी, एक समान चाल से जो चल रही थी, तो उसकी बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर, जाहिर सी बात है चाल बढ़ाने पर टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो इस बार चाल क्या हो जाएगी, x प्लस का 5, दूरी क्या है आपके पास में 180 है, तो समय कितना लग रहा है, T2 मान लिया हमने। समय कितना लग रहा है हमारे पास में, T2। तो T2 को इधर भेजोगे तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे में x प्लस का 5। कितना हो जाएगा, x प्लस का 5। इक्वेशन नंबर 2।
अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्रश्न अनुसार देखोगे तो क्या कह रहे हैं कि जो पहले आपके पास में समय था, ठीक है, कि जब हम x की चाल से 180 किलोमीटर तय कर रहे थे तो हमारे पास जो समय t1 लग रहा था, अब उसकी अपेक्षा 1 घंटे सॉरी आधे घंटे 1/2 घंटे क्या होंगे, कम लगेंगे अगर हमारी चाल बढ़ रही है। तो चाल हमने यहाँ पर बढ़ाई है, यानी ये समय क्या है, कम है, t2 क्या है, कम है, t1 क्या है, ज्यादा है, और t1 से कितना कम है, 1/2, यानी प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस का T2 बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। T1 में से अगर T2 घटाओगे तो आएगा 1/2। T1 का मान उठा के रखो यहाँ पर, ये हो जाएगा 180 बटे में x, ठीक है, माइनस में 180 बटे में x प्लस का 5 बराबर में 1/2, ठीक है। अब 180 को ऊपर कामा ले लेते हैं तो 180 ऊपर बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 1/x और प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस 1/x प्लस का 5 बराबर में 1/2। 180 यहाँ पे गुणा है, वहां पे जाएगा नीचे, इसको नीचे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 180 दूना 360 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको क्या करते हैं, हर बराबर करते हैं, तो इसको ऊपर यहाँ पे गुणा करोगे तो ऊपर आएगा x प्लस का 5, ठीक है, और इधर आएगा माइनस का x, और हर का गुणा करोगे तो हो जाएगा आपके पास में x स्क्वायर और प्लस का 5x, ठीक है, बराबर में 1/, ये हो जाएगा 360। 180 को 2 से गुणा करोगे आ जाएगा आपके पास में 360। देखिए अब x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपके पास में 5, नीचे बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर में 1/360। अब इसमें आर पार का गुणा करोगे तो इधर बचेगा आपके पास में x स्क्वायर प्लस का 5x, और 360 को 5 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 360, मतलब 18, 180 1800, कितना आ जाएगा, 1800। तो इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में 5x और माइनस में 1800 बराबर में 0। ये बन गया आपके पास में इक्वेशन, दो घात समीकरण, ठीक है। अब दो घात समीकरण को आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 1800 का गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। 1800 का गुणनखंड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर तो प्लस का 5x और माइनस का 1800 बराबर में 0। देखिए यहाँ पर हम आपको डायरेक्टली समझा रहे हैं, 1800 का गुणनखंड जो आएगा आप करोगे 40 और 45, और डिफरेंट हमें 5 चाहिए तो 40 और 45, ठीक है। यहाँ से सीधा लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 45x और माइनस में 40x और माइनस में 1800 बराबर में 0, ठीक है। दो टर्म्स को अलग किया, यहाँ से x कामा लोगे, x प्लस का 45 बचेगा और माइनस 40 यहाँ से कामा लोगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस का 45 बचेगा बराबर में 0, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे x माइनस का 40 और अगले ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस का 45, ठीक है, x प्लस का 45। तो ये वाले टर्म्स से अब निकालेंगे तो एक दो मान निकलेंगे हमारे लिए, तो x माइनस जब 40 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा आपके पास में 40 आएगा प्लस में, और इधर से जब x प्लस का 45 निकालेंगे बराबर में 0, x का मान जो आएगा माइनस का 45 आएगा। तो ये माइनस में टर्म्स आया, माइनस वाली वैल्यू हमारे लिए काम की नहीं है, प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, तो अतः रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, अतः रेलगाड़ी, ये क्या हो रहा है इसमें, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है, 40 किलोमीटर पर घंटे होगी। तो आई होप ये अच्छे से प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये 6 नंबर्स का प्रश्न ऐसे पूछा गया था आपके पिछले वर्ष, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। क्या कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करिए। देखिए अब इसका हमें शून्य ज्ञात करना होता है, स्पष्ट रूप से पहले तो इसके शून्य निकालिए। तो शून्य निकालने का जो तरीका होता है, ठीक है, इनका गुणनखंड करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर में क्या करेंगे 0। इसका पहले गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 का गुणनखंड करोगे तो 2 6 12, 2 3 6 3 1 3। अब इन नंबर्स का पेयर बनाना है ऐसा कि इनका जोड़ने घटाने पर एक है यहाँ वाला टर्म्स, ठीक है।
तो 4 और 3, 4 3 12, 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर में 0। इन दो टर्म्स में क्या करेंगे, जो संभव होगा कॉमन लोगे, तो यहाँ पे x कॉमन लिया जा सकता है, तो 3x माइनस का 4 बचेगा। और यहाँ पर 3x माइनस 4 ही है, तो आप प्लस का 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस का 4 बराबर में 0। x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में रखते हैं, अगले ब्रैकेट में 3x माइनस का 4 रख दिया बराबर में 0। यहाँ से निकालोगे x प्लस 1 बराबर में 0, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। दूसरे टर्म्स में लिखोगे 3x माइनस 4 बराबर में 0, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 4 और x बराबर आ जाएगा 4/3। तो यहाँ से अल्फा की मान जो है माइनस का 1 आया और बीटा का मान मान लेते हैं 4/3 आया। अब इनके शून्यकों के मध्य संबंध निकालना है, ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध निकालना है। तो देखिए 3x² माइनस का x माइनस 4 को अगर आप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करोगे, a बराबर क्या आएगा 3 आएगा, b बराबर क्या आएगा माइनस का 1 आएगा और c बराबर आएगा माइनस का 4। ठीक है, इस पॉइंट नोट करिए। और साथ में हमें अल्फा बराबर दिया गया माइनस का 1 निकाला है, ठीक है, और बीटा बराबर हमने क्या निकाला है 4/3। अब पहला जो संबंध होता है वो होता है इनके योगफल का, ठीक है, तो शून्यकों का योगफल जो होता है शून्यकों का योगफल, तो जो शून्यकों का योगफल होता है, योगफल बराबर शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर वो होता है आपके पास में माइनस b/a। ठीक है, ये ज्ञात करना है। अब अल्फा आपके पास में क्या है माइनस का 1 है, बीटा क्या है आपके पास में 4/3 है, ठीक है, माइनस बी का मान क्या है माइनस का 1, ठीक है, और अल्फा क्या है, सॉरी 1 मिनट, ऑलरेडी माइनस हमारे पास में और बी का मान भी क्या है माइनस का 1 है, और बीटा की सॉरी ए का मान क्या है आपके पास में 3 है, क्या है 3 है। अब इसको हल करोगे तो 3 एकम 3 इधर आएगा माइनस का 3 और प्लस में क्या आएगा 4 और बटे में 3 बराबर में आ जाएगा प्लस का 1/3। तो -3 में से प्लस का 4 घटेगा तो आएगा 1/3 बराबर में 1/3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बराबर। तो ये दोनों टर्म्स बराबर आ गए, तो पहला तो आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। और दूसरा इसी में होता है आपके पास में इनका गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। ठीक है, अल्फा क्या है माइनस का 1 है, बीटा क्या है 4/3 है, सी का मान कितना है माइनस का 4 है और ए का मान क्या है 3 है। तो देखिए -4 एकम -4 हो जाएगा बटे में 3 बराबर में -4/3। यहाँ से भी ये टर्म्स क्या हो गए बराबर हो गए, यानी इनके शून्यकों के गुणनफल और योगफल दोनों हमारे बराबर हैं, यानी इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को ऐसे ही करिएगा, ये 4 नंबर या 2 नंबर में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 8 कहने की सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। देखिए ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रूव करने वाली सवाल है। इसमें आपको बहुत ही आसान भाषा से पहले तो आपको चित्र बनाना है, ठीक है, चित्र इसमें इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब चित्र हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। पहले देखिए क्या कह रहे हैं, हमारे पास में एक वृत्त है, क्या एक वृत्त है, इसका पॉइंट हमने केंद्र मान लिया O, और इसके बाह्य बिंदु पे कोई बिंदु P है, क्या है बिंदु P, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस पे खींची जा रही है और एक इधर भी खींची जा रही है, ठीक है, ऐसे इस स्पर्श रेखा के पॉइंट को जहाँ मिल रही है उसको हमने मान लिया A और यहाँ पे हमने इसको मान लिया B। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे ऐसे मैच कर देते हैं, ऐसे मैच कर देते हैं और इसको भी हम क्या कर देते हैं इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है प्रूव क्या करना है कि हमें जो पी ए बराबर में पी बी है यही प्रूव करना है, यही दिखाना है कि पी ए और पी बी की लंबाई क्या है बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे दोनों त्रिभुजों को ध्यान देना होगा। तो पहला त्रिभुज क्या लेते हैं त्रिभुज ओ, ठीक है, त्रिभुज ओ ए पी, ठीक है, त्रिभुज ओ ए पी ले लो, ठीक है, ओ ए पी, तथा त्रिभुज ओ बी पी ले लिया हमने, ओ बी पी ले लिया, ठीक है में। अब इसमें क्या करना है, हमें सर्वांग समता का रूल लगाना है, ठीक है, टर्म्स को ढूंढना है कौन कौन सी चीजें बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे देखो ढूंढो, यहाँ पे जो हो जाएगा ओ ए बराबर में ओ बी,
ये ओ ए बराबर ओ बी होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और इसके बाद में आपका यहाँ पर जो ए एंगल होगा, एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। क्योंकि हमें पता है स्पर्श बिंदु पर क्या होते हैं? त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? त्रिज्या लंब होती है। यानी यहाँ से लिख सकते हो ओ ए परपेंडिकुलर अपॉन पी बी, सॉरी पी ए लिख सकते हो, और तथा ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? पीबी के ऊपर। ठीक है, ये टर्म्स। अब इसके बाद में जो आपका तीसरा टर्म्स होता है वो आपका ओपी लाइन है। ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन लाइन है। ओपी इक्वल टू ओपी, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तो दोनों में बराबर ही होगी। ठीक है, तो अब क्या हो गया? एक सर्वांग संगतक रूल में क्या होता है? आर एच एस। क्या होता है? आर एच एस। यानी यहाँ पर एक 90 डिग्री ढूंढ लिया हमने, एक हाइपोटेनस, ठीक है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस ये बराबर कर लिया, और एक साइड बराबर कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने आरएचएस से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो आरएचएस से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल जो ओ ए पी है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी पी के। अगर ये समरूप हो गया तो इसके सभी पार्ट्स क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो सभी पार्ट्स बराबर होंगे, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि पी ए बराबर में पीबी भी होगा बाई सीपी-सीटी रूल से। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट एंगल से इक्वल। ठीक है, इस सीपी-सीटी रूल से क्या हो जाएगा? इस तरह से प्रूव हो जाएगा। इस तरह से आप लोग प्रूव कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर 9 कह रहे हैं कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, सिंपल सा प्रश्न है, आपको पासे को फेंका जा रहा है। ठीक है, जब पासे को फेंका जा रहा है तो इस कंडीशन में देखिए कि कुल जो संभव घटनाएं होंगी, तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी? कुल कुल परिणामों की संख्या, जो कुल परिणामों की संख्या होगी, नंबर ऑफ एन ऑफ एस, क्या होगी? 6। क्योंकि पासे के अंदर कितनी घटना हो सकती है? एक ही बार फेंका जा रहा है तो एक पासे में 6 अंक अंकित होते हैं, तो 6 घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में अब जब पहले की कंडीशन पे आओगे ए पे, तो क्या करें? एक भाज्य संख्या चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, पासे के अंदर 6 अंक अंकित है, इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, तो संभव घटनाओं की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, परिणामों की संख्या एन ई कितना दिया गया है आपके पास में? 3। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी? प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास में 3/6। 3 × 3 3 दूनी 6, यानी 1/2। इसकी क्या हो जाएगी? 1/2। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। अब बी टर्म्स में क्या पूछा गया? बी वाले में पूछा गया कि 2 और 6 के बीच में स्थित कोई भी संख्या। ठीक है, 2 और 6 के बीच में, तो इस परिणाम में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 और 3 के बीच में ढूंढ रहे हैं, तो कितने अंक आते हैं? 3। तो 2 और 3 के बीच में भी परिणामों की कुल संख्या इतनी सी की है, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी बराबर में क्या हो जाएगा? एन ई बटे में एन ऑफ एस। घटनाएं, संभव घटनाएं कितनी आ रही हैं? 3 और कुल 6। तो इसमें भी क्या आ जाएगा आंसर? 1/2। इसका भी आंसर क्या होगा? 1/2 आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये समझ में आएगा। ऐसे ही प्रश्न करने हैं आपको प्रायिकता के अंतर्गत। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर आपका 10 जो है, कह रहे हैं कि एक गोलाकार कांच के बर्तन का बेलनाकार भाग की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर। देखिए, एक आपके पास में ऐसा क्या है? गोला है, और इसका व्यास कैपिटल आर मान लेते हैं, जो कि दिया गया कितना आपके पास में? सॉरी, व्यास, हाँ, व्यास दिया गया 8.5, 8.4। ये डायमीटर है कैपिटल डी। ठीक है, अब डायमीटर क्या होता है? आर बराबर जो होता है D/2 होता है। तो आर का मान निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? 8.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 4.2। ठीक है, तो 4.2 मतलब इसका आधा सीधा हम निकालते लिख रहे हैं। यहाँ पे हमें डायमीटर दिया गया है 8.4, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 4.2 इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या हुआ है? ऐसे एक बेलनाकार गर्दन लगी हुई है। ठीक है, ऐसे, और इस बेलनाकार भाग की जो है व्यास दिया गया 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका स्मॉल त्रिज्या कितना? 1 सेंटीमीटर। डायमीटर का आधा कर दिया हमने। ठीक है, और इसकी जो लंबाई h दिया गया है, ठीक है, लंबाई h, सॉरी ऊंचाई बोल रहे हैं ना, जिसकी लंबाई या ऊंचाई h 7 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया? 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या करें? ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। पानी भरने की कंडीशन मतलब इसके हम आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन, अब आयतन, इस बर्तन में आयतन निकालने के लिए दो चीजों का, ठीक है, एक तो बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, बेलन का आयतन, और प्लस में
गोले का आयतन, ठीक है, किसका आयतन, गोले का आयतन। तो दोनों का निकाल के अलग अलग क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और इसका कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 22/7 इसका मान रखते हैं, आर का मान यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर और गुणे में 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। कितना हुआ, 22 सेंटीमीटर बेलन का। तो बेलन का तो 22 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद में इसका निकालते हैं, तो 4/3 गुणे में ये हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या है 4.2, क्यूब है तो 4.2, 4.2 हमने 3 ठीक है। अब इसको काटोगे 7 × 42 0.6 आ जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो आ जाएगा आपके पास में 0.2, ठीक है। अब इसका गुणा करते हैं तो 2288 गुणे में 0.2, ठीक है, और गुणे में 42 का स्क्वायर करोगे तो होता है 1764, ठीक है, 1764 होगा। 1764 को क्या लिखते हो, 17.64 लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा। अब इसका गुणा करोगे 88 का दूना 176 होता है तो 17.6 हो जाएगा, गुणे में 17.64। अब इन दोनों का गुणा करोगे आप लोग तो ऑलमोस्ट 310.4 के आसपास आएगा, 310.4, ठीक है, लगभग में इतना सेंटीमीटर आएगा। और इसमें आप 22 का कर दोगे, जोड़ दोगे तो 22 जैसे ही जोड़ोगे आपका यह आ जाएगा 332.4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 32.4 सेंटीमीटर क्यूब। इस बात को ध्यान रखिएगा, अब ऐसे इसको कर सकते हो। तो इस तरह से पानी, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, 332.4 सेंटीमीटर क्यूब भरा जा सकता है। इसमें 2 पार्ट थे, एक बेलन था, एक क्या था, गोला था। तो बेलन का आयतन हमने अलग से निकाला, उसके बाद में गोले का आयतन करके अलग से निकाला, तो इस तरह से आपका एक टर्म्स बन गया। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आएंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। 10 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि इसके नेक्स्ट क्लासेस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्लास होने वाली वो सभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।